तो आज मैकेनिक्स के दूसरे लेक्चर में हम और आगे की चीज़ों का अध्ययन करेंगे। कल हमने बात की थी इसमें पुली वगैरह की। आज कुछ क्वेश्चंस भी पुराने जो AIEEE और आए हुए हैं उनको देखेंगे। और प्रोजेक्टाइल भी आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वेक्टर की हम बात कर चुके हैं और एक बार तेज़ी से फिर हम इसकी क्विक समरी कर लेते हैं। तो अदिश राशियाँ क्या होती हैं? वे भौतिक राशियाँ जिनमें से परिमाण हो और दिशा ना हो, वो कहलाती हैं अदिश राशियाँ। वो भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण हो, दिशा ना हो। ठीक है। जैसे दूरी है, द्रव्यमान, समय, चाल, घनत्व, आयतन, तापमान, दूरी और द्रव्यमान, समय, ये सब अदिश राशियाँ हैं। सदिश में आपका विस्थापन, वेग, त्वरण, ये सदिश राशियाँ हैं। अब कुछ डेफिनेशन है सदिश की। समांतर सदिश ऐसे दो सदिश जिनकी दिशा समान हो। जैसे देखिए फिगर में दिखाए गए हैं A और B, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये समान सदिश हैं, समांतर सदिश हैं। और समान में लेंथ भी इक्वल होगी। दो सदिश तभी समान होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों समान हो, जैसे ये दिखाया गया है। और प्रत्येक समांतर में एंगल 180 होता है, ये दिखाया गया है। ये 180 पे होंगे। यदि हमें डायरेक्शन इसकी अपोजिट करनी है तो एक माइनस साइन लगा के हम डायरेक्शन अपोजिट कर सकते हैं। ये AB है, ये BA डायरेक्शन हो जाएगी और माइनस लगा के हम इन्हें बराबर लिख सकते हैं इस तरह। जैसे कहीं लिखा है AB, मान लीजिए आपको BA की आवश्यकता है तो फिर AB को हम लिख सकते हैं। अगर हमें AB को BA लिखना है तो माइनस लगाना होगा, अभी इक्वल रहेगा। को इनिशियल वेक्टर्स जो एक ही बिंदु से प्रारंभ हो। देखिए यहाँ पर O बिंदु से तीनों वेक्टर इनिशिएट हो रहे हैं, A, B, C, तो इसको बोलते हैं सह प्रारंभिक सदिश। संरेखी सदिश तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे सदिश जो एक ही रेखा में हो और उनके बीच का कोण या तो 0 होता है या 180 होता है। ऑब्वियस सी बात है, संरेखी सदिश समांतर होंगे। वेक्टर कुछ कोणों को दिखाया गया है। देखिए जब दोनों एरो एक ही साइड होंगे तो थीटा इनके बीच का 0 होगा। और इस तरह भी एक साइड हो सकते हैं, इस तरह अगर दो वेक्टर हैं तो या ऐसे हैं तो इनके बीच का एंगल क्या होगा 0। 0 वाले दो केस दिखाए हैं और 180 का ये केस है, एक ये केस भी है। यानी मैं आपको कहूँ कि ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, यहाँ A और B के बीच का एंगल बताओ, तो आप A और B के बीच का एंगल यहाँ बताएंगे 180। ठीक है। ऐसे सदिश जो समान तल में स्थित हों समतली सदिश कहलाते हैं। ठीक, दो सदिशों से हम हमेशा एक समतल बना सकते हैं। तो दो सदिश हमेशा समतली होते हैं। जैसे हम कहीं भी दो सदिश बना दें तो उनसे हम एक समतल हमेशा कंसीडर कर सकते हैं। इन जनरल कहीं भी दो सदिश हम बना दें तो उन दो सदिशों से हमेशा एक समतल बनाया जा सकता है। तो दो सदिश तो हमेशा समतल ही होते हैं। अगर तीन की बात होगी तो फिर इनको इस तरह चेक कर सकते हैं। यदि A, B, C तीनों समतली हैं तो कौन सी चीज़ अवश्य होगी? देखिए अगर A, B, C समतली हैं तो हम किन्हीं दो का अगर क्रॉस लेते हैं, जैसे मैं A क्रॉस B यहाँ पर निकालूँ तो A क्रॉस B जो होगा
वो ए और बी के समतल के लंबवत होगा, ये कन्फर्म है। ए और बी यहाँ है और सी भी इसी में है, तो ए क्रॉस बी और सी के बीच अगर हम डॉट लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, क्योंकि ए क्रॉस बी सी के परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी जब तीन वेक्टर समतली हों, ए बी सी एक ही तल में सिचुएटेड हों, तो उनका अदिश त्रिकोणन हमेशा शून्य होता है। यानी ए डॉट बी क्रॉस सी और बी डॉट सी क्रॉस ए, ये सब 0 होते हैं क्योंकि हमेशा परपेंडिकुलर हो जाएंगे। संगामी सदिश, तो संगम का मतलब होता है जो एक ही बिंदु पर मिले, या एक ही बिंदु से इनिशिएट हों या एक ही बिंदु से निकलें। कॉन्करेंट वेक्टर्स बोलते हैं ना वे सदिश जो एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरते हैं, संगामी सदिश कहलाते हैं। चित्र में ABC संगामी सदिश हैं, देखिए ये सब आगे या पीछे बढ़ाने पे किसी एक बिंदु पे मिल रहे हैं, तो इन्हें संगामी सदिश बोलते हैं। शून्य सदिश ऐसा सदिश जिसका परिमाण 0 हो। दो सदिशों का योग सदैव शून्य सदिश होता है, जैसे a और -a को हम इस तरह जोड़ें तो वैल्यू क्या आएगी, 0। अब आता है एकांक सदिश, तो इसकी ज़रूरत आपको बहुत पड़ेगी। इसको यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर बटे वेक्टर का परिमाण। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है कि एक किसी भी सदिश का एकांक सदिश बराबर होगा सदिश बटे सदिश का परिमाण। या इसको ए वेक्टर का हमें कैप निकालना है तो वेक्टर ए बटे उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो वेक्टर ए को हम फिर इस तरह भी लिख सकते हैं, सदिश की दिशा एकांक सदिश द्वारा दर्शाई जाती है। और अब इसके बाद हम देखेंगे एकक सदिश निकालने के लिए हम परिमाण का भाग दे देंगे, कभी भी किसी भी सदिश का एकक निकालना हो हमें। और योग और अंतर इनका आप आसानी से कर लेते हैं, दो सदस्यों को जोड़ना घटाना। अब जरा रिजल्टेंट पे आते हैं, इनकी रिजल्टेंट की वैल्यू देखते हैं और फिर फॉर्मूला भी इसका निकालते हैं। तो चलिए, जैसे आपका मान लीजिए एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, इनके बीच का एंगल मान लीजिए थीटा है, ठीक है। अब हम ए को मान लीजिए एक्स अक्ष पर रख लेते हैं और बी को वाई अक्ष पर रख लेते हैं, और रिजल्टेंट मान लिया ये है, और रिजल्टेंट का ये एंगल ए से एंगल है इसका अल्फा, ठीक है। तो मैं बी के ज़रा अगर कंपोनेंट लूँ तो बी का यहाँ पर कंपोनेंट आएगा साइन थीटा वाला, और ए के साथ बी का कंपोनेंट आएगा कॉस थीटा वाला। ये लेंथ होगी बी कॉस थीटा, ठीक है। तो रिजल्टेंट का सूत्र भी हम पढ़ चुके हैं। तो ए और बी का अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है तो ए प्लस बी का वेक्टर सम ही उनका रिजल्टेंट होगा, तो इसको हमने आर मान लिया। अब हम इसका मॉड लेके स्क्वायर करें, अगर बोथ साइड का पहले हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे, अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी। अब हम ए और बी के बीच का एंगल हम अज्यूम करें हैं यहाँ पे थीटा, तो इसको हम और आगे तोड़ेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये सूत्र होता है। इसके पहले मैं आपको अब कुछ होल स्क्वायर तोड़ के बताना चाहूँगा क्योंकि सवालों में इसका यूज होता है। तो चलिए मैं अपनी तरफ से कुछ उदाहरण लेता हूँ। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैंने लिया 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, इसको हमें हल करना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये क्लियर रखिए कि मॉड का ही स्क्वायर होता है। तो ये अगर हमें तोड़ना है तो हम बिल्कुल उस तरह चल सकते हैं जैसे आपका स्केलर क्वांटिटी में होता है। तो हम इसको अगर डायरेक्ट तोड़ें, वैसे तो ये स्वतः गुणन से आता है, वैसे अब इसको हम भाई वेक्टर ए का स्क्वायर मॉड ए का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट ए। ये डॉट ए होता है मॉड ए का स्क्वायर, या इसी को हम कह सकते हैं सिर्फ ए स्क्वायर। नोटेशन का यहाँ पे सिर्फ ध्यान देंगे, अगर हमने वेक्टर में ये मॉड ले लिया तो इसके परिमाण को नियुक्त करेगा, यानी ये सिर्फ ए के बराबर होगा। ये दोनों मैग्नीट्यूड है, और हम स्क्वायर भी अगर इनका कर दें तो ये होगा मॉड ए का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो ये और ये भी बराबर होते हैं उसी तरह। अब हम इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये आएगा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, पहले वर्क करके जोड़ देंगे, और माइनस 2ab। तो स्केलर का तो सीधे गुणा कर दीजिए, स्केलर का तो 2 3 6 2 12 हो जाएगा, माइनस 12 ए डॉट बी। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जब बी स्वतः गुणन होगा तो यहाँ डॉट आएगा, यहाँ डॉट लगाना नहीं भूलेंगे। तो इस तरह इसको लिख सकते हैं। अगर थीटा पता है इनके बीच तो हम इसी को आगे लिख सकते हैं 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 12ab कॉस थीटा। अब ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो इस तरह कोई भी
स्केलर प्लस माइनस का हमें तोड़ना हो तो हम इसी तरह चलेंगे। एग्जाम्पल है, एक वस्तु पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन परिमाण के 2 बल कार्यरत हैं, परिणामी बल की गणना करो यदि उनके बीच का कोण 0 हो, 180 हो और 90 हो। चलिए पहला केस है जब उनके बीच का कोण 0 हो। अगर बीच का कोण 0 है तो ये पैरेलल वेक्टर होंगे इस तरह दोनों, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वो सीधे सीधे ऐड हो जाएगा क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है और उसकी वैल्यू आएगी 3 + 4 यानी 7। ठीक है, मैग्नीट्यूड दिया है, बीच का एंगल अगर 0 है तो वैल्यू 7 आएगी। ठीक है, और वैसे भी अगर आप उससे भी करते हो रिजल्टेंट वाले फॉर्मूला से, तो देखिए r² बराबर √a² + b² + 2a गुणा b इंटू cos 0। cos 0 क्या होता है 1, ये आएगा 9, 16 और ये आएगा 24, तो ये आएगा आपका √49। 49 का क्या होगा, ये r की वैल्यू है, r बराबर √ तो r कितना आ जाएगा यहाँ से 7, और सीधे भी कर सकते हैं और फार्मूले से भी। 180 पे है तो इनका डिफरेंस आ जाएगा। अगर 3 और 4 न्यूटन के बल अगर 180 अंश पर लगे हैं तो एक 4 न्यूटन होगा और एक 3 न्यूटन होगा, 180 पे इस तरह लगेंगे ये, तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, सीधे हम सेपरेट कर सकते हैं 180 में, तो इनका परिणामी होगा 4 - 3 यानी 1 न्यूटन। और 90 के केस में हमें कैलकुलेशन करनी होगी, तो 90 में हमें 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का 90 के लिए निकालना है। तो ये मान लीजिए 4 न्यूटन है और ये मान लीजिए 3 न्यूटन है, ये 90 अंश से कोण पे है, तो इनका रिजल्टेंट हम वही फार्मूले से r बराबर √p² न्यूटन में है सब, और q² और 2p गुणा q गुणा cos 90। cos 90 सबको 0 कर देगा इसको, 16 × 9 = 25 और 25 का क्या आ जाएगा 5, तो इसका 90 में रिजल्टेंट इसका आएगा 5। हम्म 28 में देखिए दो सदिश ए और बी हैं, x अक्ष से 20 अंश और 110 अंश का कोण बनाते हैं, उनकी मान ये है, तो परिणामी सदिश ज्ञात करो। तो देखिए x अक्ष ये हो गया, ये y हो गया, तो जो a है उसका परिमाण 5 इकाई है और x अक्ष से कितना कोण बनाता है 20, तो ये हो गया वेक्टर a और इसकी लेंथ है आपकी, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड दिया है 5 मीटर, या हम कह सकते हैं a बराबर 5 मीटर। उसी तरह वेक्टर b का मैग्नीट्यूड या वेक्टर b बराबर दिया है 12 मीटर और ये 5 मीटर, और b है आपका x अक्ष से 110 अंश से कोण पे, ये है आपका 110 अंश पे और ये है आपका 20 अंश पे। इसका मैग्नीट्यूड ये b वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड है 12। अब हमें इनका परिणामी सदिश निकालना, अगर हम देखें तो ये 110 है, ये 20 है, तो ये कितना बचेगा 90, ये कितना आएगा आपका 90। तो अब हमारा ये हो गया कि a और b के बीच का जो एंगल है वो कितना है 90, तो 90 अंश पे हम इनका रिजल्टेंट निकालना चाह रहे हैं। तो देखिए सीधे रिजल्टेंट r² बराबर होगा a² यानी 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर और 5 गुणा 12 cos 90, तो cos 90 सबको 0 कर देगा और ये आपका आ जाएगा 13, 144 + 25 तो 169 होगा, ये तो 13 आ जाएगा। ठीक है, और परिणामी यहाँ कहीं होगा, इनके बीच से कहीं से भी जाएगा। सदस्यों का जो क्रमन में नियम है ये इसका पालन करेगा। देखिए ए में बी को जोड़ें चाहे बी में ए को जोड़ें सेम आएगा, और इस तरह भी ये पालन करता है साइचर नियम का, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी बी प्लस सी जोड़ के ए जोड़ें या ए प्लस बी को जोड़ के उसमें सी जोड़ें, ये इक्वल कहलाएंगे। ठीक है, जब दो सदिश समांतर हों अर्थात उनके बीच का कोण शून्य हो तो उनका परिणामी अधिकतम होता है। आर की मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू लेनी होगी जो कि होती है 1, और वो मिलती है थीटा = 0 पर। तो मैक्सिमम आर मैक्स की वैल्यू a + b होती है
और आर मिनिमम की वैल्यू होती है ए माइनस बी, इनका अंतर। असमान परिमाण के दो सदस्यों का योग कभी शून्य नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डिफरेंस जीरो नहीं होगा। यदि असमान परिमाण के हों तो परिणामी शून्य होने के लिए न्यूनतम 3 समतलीय सदस्यों की आवश्यकता होती है। यदि सदिश असमान परिमाण के हैं तो परिणामी सदिश के शून्य होने के लिए न्यूनतम 3 समतलीय सदस्यों की आवश्यकता होती है। 2 से फिर हम जीरो नहीं कर पाएंगे रिजल्टेंट, ये ध्यान रखेंगे। यदि समतलीय हैं तो कम से कम हमें 3 चाहिए होंगे। समतलीय हैं और असमान है बल, क्योंकि समान के केस में तो 2 ही से काम चल जाएगा, एक दूसरे के विपरीत लगा देंगे, परिणामी जीरो हो जाएगा एक तल में, ये ध्यान रखेंगे। और आर की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी हम जान गए कि आर की जो इन जनरल वैल्यू होती है वो ए स्क्वायर प्लस ए बी, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी यहाँ आ सकता है, एक्सीलरेशन आ सकता है, वेग आ सकता है, 2ab cos थीटा। अब आर की मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमारा बस सिर्फ थीटा पे है, ए बी फिक्स है, तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। ये एक मिलता है 0 पर और ये मिलता है 180 पर। तो आर मैक्स आपका आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी को मैं कह सकता हूँ मॉड ए प्लस मॉड बी या ए प्लस बी, ये दोनों इक्वल ही होंगे, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। यानी किन्हीं भी दो सदस्यों का जो मान होता है रिजल्टेंट का वो आर मैक्स और आर मिन के बीच ही होता है। इन जनरल हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो सदस्यों के लिए जो रिजल्टेंट होता है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू आर मैक्स और ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू आर मिनिमम। यानी आर आपका हमेशा छोटा होता है ए प्लस बी से और बड़ा होता है इनके अंतर से। इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए का मॉड प्लस वेक्टर बी का मॉड, और इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए का मॉड अंतर वेक्टर बी का मॉड, ये हो जाएगा। चलिए परिणामी की किसी एक से कोण की भी हम बात कर लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए फिगर में ये ए है ये बी है, इनके बीच का एंगल थीटा है पूरा, तो जो रिजल्टेंट होगा वो ए प्लस बी यहाँ पे दिखाया है, इनके सम के इक्वल होगा। और यदि अल्फा बराबर बीटा है तो रिजल्टेंट बिल्कुल कोणर्धक रेखा से जाएगा। और यदि मॉड ए और मॉड बी में कोई बड़ा या छोटा है तो देखिए जो बल बड़ा होगा परिणामी उसकी ओर ज़्यादा झुका होगा। तो देखिए जैसे ए बड़ा है यहाँ पे इस फिगर में तो परिणामी ए की ओर ज़्यादा झुका होगा। अगर दोनों बराबर परिमाण के होंगे तो कोणर्धक रेखा से जाएगा परिणामी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ए बड़ा है तो ए की ओर ज़्यादा झुका है, यानी बीटा बड़ा होगा और अल्फा छोटा होगा। इस पर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखेंगे। और कभी कभी इस सूत्र की भी जरूरत पड़ती है कि यदि दो सदिश पी और क्यू हैं, एक पी है और एक क्यू है, ये थीटा कोण पे हैं, परिणामी इस तरह हो आर, तो परिणामी का हमें एंगल अल्फा फाइंड करना हो एक्स अक्ष से, या पी से परिणामी का कोण, पी से परिणामी आर का कोण, इसको फाइंड करना हो तो tan अल्फा होता है क्यू साइन अल्फा बटे पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। ये ध्यान रखेंगे इस फॉर्मूले को भी, ठीक है। और कुछ इसमें पर्टिकुलर चीज़ें हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसके हिसाब से रिजल्टेंट को हम ये बता सकते हैं कि कौन एंगल कम होगा या कौन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमने अभी तक फ़िलहाल ये सीखा है कि एक कोई वेक्टर ए है और एक कोई वेक्टर बी है या पी क्यू है, कुछ भी कह सकते हैं, इनके बीच का एंगल थीटा है और ये मान लीजिए इनका रिजल्टेंट है आर वेक्टर। रिजल्टेंट का ए से मान लीजिए जो झुकाव है वो अल्फा है, तो रिजल्टेंट की वैल्यू होती है आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा एंगल है ए और बी के बीच का, अल्फा है परिणामी का ए से झुकाव, परिणामी से कोण है इसका। तो आर मैक्स आर मिन भी हमने देख लिया, ये फॉर्मूला हो गया। अब हमें अल्फा अगर फाइंड करना हो तो उसके लिए हम यहाँ पे लंबवत अक्ष बना लेते हैं और बी को रिजॉल्व कर लेते हैं। तो बी का ये कंपोनेंट होगा बी साइन थीटा और इसके साथ ऐड हो जाएगा बी कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड में मैग्नीट्यूड ऐड करेंगे तो टोटल एक्स अक्ष पे हो जाएगा आपका बी कॉस थीटा प्लस ए, मैग्नीट्यूड लेंगे, और वाई अक्ष पे हो जाएगा बी साइन थीटा। तो tan अल्फा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, लंब है आपका बी साइन थीटा और ये है ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो इधर से हम बात कर लेते हैं। और ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि जैसे ये दो सदिश ए और बी हैं और ये रिजल्टेंट है,
अगर देखिए मैं इसे अल्फ़ा मानता हूँ, इसे बीटा मानता हूँ। देखिए ए और बी में जो बड़ा है उसकी ओर परिणामी ज़्यादा झुका होगा। जैसे ए बड़ा है तो अल्फ़ा का मान कम होगा, बीटा का ज़्यादा होगा। तो इस आधार पे हम अल्फ़ा बीटा में रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। और ये भी यहाँ पता है कि अगर दो सदस्यों का परिमाण समान है तो उनका परिणामी उनकी कोणधक रेखा से होकर जाता है। ये अगला सवाल इसी पे है, तो इसकी भी हम बात कर लेते हैं। देखिए दो सदस्यों का परिमाण समान हो, अर्थात मॉड ए बराबर मॉड बी, या सिर्फ इसको हम ये भी लिख सकते हैं ए बराबर बी, और इस दोनों को इसने स्मॉल ए के बराबर मान लिया। उनके बीच का कोण थीटा है, तो जो परिणामी है वो कोणधक रेखा पर होगा और उसका मान होगा 2a cos थीटा बाई 2। यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए ये a है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो रिजल्टेंट आया है 2a cos थीटा बाई 2, ये देखिए अर्धक रेखा पर से गया है, ये थीटा बाई 2 पे, ठीक है। तो कुछ पर्टिकुलर केसेस दिए हैं कि यदि थीटा 120 है तो आर का मान आएगा a। थीटा 120 का मतलब ये दो बराबर सदिश 120 पे कार्यरत हों तो परिणामी की वैल्यू क्या आएगी a। और यदि थीटा 120 है तो इस केस में भी ये मिल सकता है कि r बराबर मॉड a प्लस बी या मॉड a बराबर मॉड b बराबर a, ठीक। यहाँ से एक जनरल थ्योरम भी क्रिएट होगी। और परिणामी अगर मैं इसकी भी बात कर लेता हूँ कि यदि सदिश बराबर हो तो कोणधक रेखा से कैसे जाता है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले सूत्र देखा था, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये देखा है। अब हम किस केस में अल्फा की बात कर रहे हैं, जब b बराबर a हो जाए, तो हम b बराबर a रखेंगे तो ये आएगा आपका, b बराबर a रख देंगे तो हर जगह a आएगा, तो a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी a आ जाएगा, तो a काट देंगे तो साइन बटे 1 प्लस कॉस। अब 1 हटाएंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो 1 से 1 कटेगा और एक 2 एक कॉस कटेगा, तो ये आएगा tan थीटा बाई 2। तो हमारा सॉल्व करने पे आया tan अल्फा बराबर tan थीटा बाई 2। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी थीटा बाई 2, यानी कोणधक से जाएगा। हम इसको थोड़ा सा जनरलाइज भी कर सकते हैं, मैं इसको कोशिश करता हूँ समझाने की, और इसको याद भी रखेंगे। देखिए पर्टिकुलर भी फिर हम इसकी बात कर लेंगे। मैं लिख देता हूँ, यदि n बराबर सदिश, n बराबर परिमाण के सदिश, यदि n बराबर परिमाण के सदिश किसी बिंदु पर 2 पाई बाई n कोण पर कार्यरत हों, किसी बिंदु पर 2 पाई बाई n आपस में 2 पाई बाई n कोण पर कार्यरत हों, तो उनका परिणामी सदैव शून्य होता है, तो उनका परिणामी शून्य होता है। ये जनरल रिजल्ट है। यहाँ n की वैल्यू हम 1 2 3 रखते जाएंगे, 1 तो नहीं होगी, 2 से शुरू करेंगे, 2 3 4 5 रखते जाएंगे, तो ये बिल्कुल जनरलाइज होगी। यानी n बराबर सदिश जो आपस में 2 पाई बाई n कोण पर हैं, तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है शून्य। मैं फिगर से भी दिखाने की कोशिश करूँ। ये मान लीजिए कोई पॉइंट है, ये है n बराबर सदिश, ठीक है। अब n में तो हम डेफिनेट संख्या तो हमें पता नहीं, तो कुछ दिखा देते हैं। सब कितने कोण पे हैं 2 पाई बाई n, ये भी पूरे बिंदु के चारों 2 पाई बनता है, तो इसके n बराबर भाग हो जाएंगे एंगल के, तो सभी के बीच का कोण होगा 2 पाई बाई n। तो ये एक दूसरे को सबने रद्द कर देंगे सिमेट्री से, तो इनका रिजल्टेंट क्या होता है शून्य। अगर 2 पाई बाई n कोण पर बराबर सदिश में मान लिया हूँ कि सब a हैं, परिमाण a है या p है, जो भी मान सकते हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो 0 होगा, क्योंकि सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। r वेक्टर बराबर 0 वेक्टर भी लिख सकते हैं, और मैग्नीट्यूड इसका 0 होगा। अब हम पर्टिकुलर अगर बात करें तो देखिए समबाहु त्रिभुज के लिए हो गया, वर्ग के लिए हो गया, उन पर्टिकुलर्स की हम बात भी कर लेते हैं। यानी जब मैं n बराबर 3 लूँगा तो इसी प्रमेय को मैं क्या बोलूँगा, इसी को मैं इसे कहूँगा कि यदि 3 बराबर सदिश किसी बिंदु पर 2 पाई बाई 3 कोण पर कार्यरत हों तो उनका परिणामी शून्य होगा। 2 पाई बाई 3 का मतलब क्या होगा 120। यानी यहाँ से मैं n बराबर 2 पे मैं कहूँगा, पहले n बराबर 2 जब लूँगा तो कहेंगे 2 बराबर सदिश
दो बराबर सदिश अगर 2π/2 यानी पाई कोण पर कार्यरत हैं तो इनका परिणामी क्या होगा? 0। इसी तरह 3 बराबर सदिश n बराबर 3 के लिए 3 बराबर सदिश अगर 2π/3 पर कार्यरत हों तो परिणामी 0 होगा। 2π/3 मतलब 120 ही होता है। ये भी एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। 3 में इस तरह कुछ फिगर बनेगा, देखिए आगे बना देता हूँ। इस पॉइंट पे जो 3 बल बनेंगे वो 120 अंश पे बनेंगे ऐसे। ये तीनों इक्वल हैं तो ए और सब आपस में 120 पे हैं तो 360 के 3 बराबर भाग हो जाएंगे। तो इसमें होता क्या है कि पहले हम किन्हीं दो का रिजल्टेंट अगर निकालें, मान लीजिए ऊपर के दो का रिजल्टेंट निकालते हैं तो मैं इसको डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ। ये रिजल्टेंट ए आता है और इनकी कोणधक रेखा से जाता है, यानी ठीक ए इसके विपरीत होता है। जो ये बचा है तो ए और ए का फिर रिजल्टेंट क्या हो जाता है? 0। तो इस तरह ये थ्योरम को हम समझा सकते हैं। 4 के लिए भी 4 बराबर सदिश अगर n बराबर 4 लें तो हम क्या बोलेंगे कि 4 बराबर सदिश यदि 2π/4 यानी π/2 कोण पर हों तो उनका परिणामी 0 होता है। तो वर्ग हो जाएगा ये 4 बराबर सदिश में। तो ये हमने 4 बराबर सदिश लिए, मान लीजिए ए और ए। अब इनका रिजल्टेंट 0 कैसे होगा? इन्हें अगर हम एक पॉइंट पे बनाएं तो देखिए ये पहला बल मान लेते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, सभी के परमाणु बराबर। अगर एक बिंदु पे बनाए तो 1 और 2 के बीच एंगल कितना है? 90। तो ये हो गया मान लीजिए पहला, ये हो गया दूसरा, और सब आपस में 90 एंगल पे हैं। ये हो गया तीसरा और ये हो जाएगा चौथा। ये सब आपस में 90 पे हैं। तो 2 वाला 4 को और 1 वाला 3 को निरस्त कर देगा। ये इससे कैंसिल होगा और ये इससे होगा। तो आर की वैल्यू अभी भी क्या रहेगी? 0। ठीक है। और ये है आपका 2 या 2 से अधिक सदस्यों का बहुभुज का नियम जोड़ने का। जैसे कई सदस्य हैं a + b + c + d, सबको जोड़ना है तो पहले हम a को बनाएंगे। ये विधि है, ये हमें गिवन है, इससे हमें ये फिगर क्लियर करना है। तो a और b के बीच का एंगल जो भी है न्यून कोण, तो सबसे पहले हम a को बनाते हैं, फिर a के हेड पर b की टेल रख देंगे, फिर b के हेड पर c की टेल रख देंगे, फिर c के हेड पर d की टेल रख देंगे, फिर अंतिम वेक्टर का हेड और पहले वेक्टर की टेल मिला देंगे तो ये रिजल्टेंट आएगा। ठीक है। यानी सम के हिसाब से हम चलें, इसी बिंदु पर चलें, इसी पे वापस आ जाएं तो देखिए क्या होगा। वेक्टर a + b + c + d और प्लस ये -r आएगा यहाँ, क्योंकि एरो ऐसे लगा है, आप चल ऐसे रहें तो -r = 0। तो r की वैल्यू ये आ जाती है यहाँ से। ठीक है, सबके इक्वल हो जाती है योग के। देखिए किसी बंद बहुभुज में सदस्यों का समान क्रम प्राप्त होता है तो उनका परिणामी सदिश 0 होता है, यानी a + b + c + d = 0। अगर हम a से ही चलें पे ही वापस आएँ तो ये प्लस ये इनका जो वेक्टर सम है वो 0 होगा, क्योंकि हम उसी बिंदु पर वापस आ रहे हैं। ठीक है। यदि समान परिमाण के n समतली सदस्यों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि 2 क्रमागत सदस्यों के बीच का कोण समान है तो उनका परिणामी सदैव 0 होता है। ये भी ध्यान रखेंगे। अब 2 सदस्यों का घटाना एकदम जोड़ने की तरह ही होता है, क्योंकि हमें a - b अगर निकालना है, वेक्टर a - वेक्टर b, तो हमें a में से b को घटाना है। इसी को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमें a में -b वेक्टर जोड़ना है। तो बेसिकली जोड़ना और घटाना एक ही चीज़ आप मान के चलेंगे यहाँ। तो चलिए इसी तरह इसने भी दिखाया है कि a में हम क्या जोड़ देते हैं? -b। तो देखिए पहले a बनाएंगे फिर b बनाएंगे। ये फिगर में b बना है, ये a है, तो पीछे की ओर जस्ट पीछे 180 पे -b होगा। ठीक है। तो -b ये है, तो यहाँ पर उन्होंने -b खींच लिया, तो ये -b होगा और ये वाला फिर आपका रिजल्टेंट देगा a - b। ठीक है। a से b को घटाने पर b की दिशा विपरीत त्रिभुजाकार, ये अच्छा ये इसकी वैल्यू है। a - b की मॉड की वैल्यू इन्होंने तोड़ी है त्रिभुज से। ठीक है। और tan अल्फा ये होता है, a और b के बीच का कोण है ये।
अगला देखते हैं, यदि दो एकांक सदस्यों का अंतर एक अन्य एकांक सदस्य है तो उन एकांक सदस्यों के बीच का कोण 60 अंश होगा। और फिर दूसरा केस है, यदि दो एकांक सदस्य एक दूसरे 60 अंश से कोण पर हैं और उनका अंतर भी एक एकांक सदस्य है तो उनके बीच का कोण कितना होगा, 60 अंश होगा और ये एकक सदस्य परिणामी ही मिलेगा। ठीक है, तो मैं इसको चलिए प्रूव कर लेता हूँ। एकांक सदस्यों का अंतर एक अन्य एकांक सदस्य है और उनके बीच का कोण 60 है। तो मैं ऐसा करता हूँ, वेक्टर ए और बी मान लेता हूँ। तो इनका जो अंतर है इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है, 1, और ये भी एकांक है, यानी सभी की मैग्नीट्यूड एक हिसाब से हमें सेम दिए हैं। ठीक है, और बीच का कोण पूछ रहा है तो हम सबको एक एक इकाई है तो इसका मतलब सभी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो चलिए इसका हम वर्क करेंगे तो ये आएगा a² + b² - 2ab cos थीटा बराबर 1। अब सबकी जगह एक एक रख देंगे तो ये 1 और 2 cos थीटा बराबर 1, एक एक कैंसिल होगा तो 1 बराबर 2 cos थीटा, तो cos थीटा आएगा 1, क्योंकि हमें सभी का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, 1 दिया है। और ये जो दिया है कि दो एकक सदस्यों का अंतर एक एकक सदस्य है तो इनका अंतर एक एकक सदस्य है, तो हम पहले ऐसा भी कह सकते हैं कि a - b बराबर वेक्टर c, जहाँ पे c कैसा है, यानी mod c बराबर 1 है। ये हमें लेके चलना होगा क्योंकि ये भी मापांक, इसका भी 1 दिया है क्योंकि परिणामी भी क्या है, एकक सदस्य। तो इनका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें तो c का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। तो हमने ये समीकरण डायरेक्ट ले ली थी। ए बी का मैग्नीट्यूड भी 1 है क्योंकि वो भी एक अंक है। तो यहाँ लेकिन हमें लिखना होगा कैलकुलेशन के लिए, और इधर पहले आप c लिख देंगे तो mod c का मान फिर 1 रखेंगे तो यही आएगा। इसको हमें चेक करना है आर मैक्स और आर मिनिमम से। कह रहा दिए गए विस्थापन सदिश की कौन सी युग्म 13 सेंटीमीटर परिणामी का सदिश नहीं दे सकते। तो चलिए हम सबका आर मैक्स आर मिन निकालते चलते हैं। पहले में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जोड़ दीजिए तो 16 और 4 को जोड़ेंगे तो 20 और मिनिमम कितनी आएगी, 12। तो ये 12 और 20 के बीच होगा। यहाँ पे 27 होगा और ये आएगा 13, तो ये 13 और 27 के बीच होगा। इसमें आपका आएगा 16 और आएगा 14, इसमें आपका आएगा 14 और मिनिमम आएगा 2, तो 2 से 14, तो 2 से 14 में क्या पड़ेगा आपका 13 न। देखिए यहाँ भी 14, 15, 16 में भी 13 छूट जाएगा, 14 से 16 के बीच में रिजल्टेंट में 13 छूट जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें जस्ट 13 आपका उसी में दिया है, एक क्वालिटी वाला केस है तो जनरल नहीं है। और 12, 20 में भाई मैक्सिमम वैल्यू होगी 20 और मिनिमम होगी 12, तो 12 और 20 के बीच में भी 13 आ रहा है। तो जो 13 नहीं दे रहे हैं उनकी बात हमसे पूछिए, तो 13 इसमें नहीं आ रहा है, बाकी इसमें भी 13 मिल रहा है, इसमें भी एक केस में 13 मिलेगा, इसमें भी मिलेगा। ठीक है, हमें सिर्फ ये बताना था कहाँ नहीं मिलेगा, तो एक में नहीं मिलेगा, बाकी इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, इनमें। मैक्सिमम और मिनिमम से हम हमेशा निकाल लेंगे। ये भी प्रॉब्लम आप कई बार करे होंगे। हमें यहाँ ए और बी के बीच का मैग्नीट्यूड 1 दिया है। देखिए कैप लगे हैं इनमें, ए कैप का मतलब है कि इसका अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लें कैप का तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, और बी की वैल्यू भी 1 होगी। तो हम पहले इसका स्क्वायर कर देंगे सीधे, तो ये लगा है, ये स्क्वायर होगा, फिर मैग्नीट्यूड रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो 90 आ जाएगा। इसमें 2 क्वेश्चन हैं। पहला है कि ये दूसरा है, यदि a - b का मॉड बराबर √2 और a कैप प्लस √3b मॉड की गणना कीजिए। न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, ये यूनिट वेक्टर हैं दोनों। ठीक है, तो जो मुझे गिवन है, पहला क्वेश्चन है, जो गिवन है मैं उसी को पहले सॉल्व करता हूँ। ये बराबर √2 दिया है तो मैं इसका वर्क कर दूंगा सीधे, तो ये आएगा a² + b² - 2ab cos थीटा बराबर 2। ए और बी की वैल्यू एक एक रख देंगे। ठीक है,
ए और बी की वैल्यू एक एक रख देंगे तो 1 + 1 ये यूनिट वेक्टर है सब, -2 cos थीटा बराबर 2। तो ये 2 और 2 यहाँ आके कट जाएगा तो cos थीटा मिला 0, यानी थीटा आया 90। अब हमें वैल्यू जिसकी चाहिए वो ये है। अब हम ये वैल्यू चाहिए तो मान लिया कि इसका मान k है। अब हम इसका वर्क करेंगे दोनों पक्षों का, हमें k फाइंड करना है। a² + 3b² + 2√3 a.b या ab cos थीटा = k²। अब cos थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो k² आएगा 1 + 3, इनकी वैल्यू एक एक रख देंगे तो ये 4 आएगा, तो k आ जाएगा 2, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। अब ये है कि a वेक्टर दिया है, b दिया है, a - b के अनुदिश एकांक सदिश ज्ञात करो। तो पहले a - b वेक्टर निकालेंगे, फिर एकांक सदिश के लिए उसके मैग्नीट्यूड का भाग दे देंगे। तो a - b वेक्टर निकालते हैं, प्रॉब्लम 2 है। a - b, a में से b घटाइए, इसमें से इसको b को घटाएंगे तो बचेगा i - j + k। a में से b को घटाया है तो a - b ये आ गया। अब इसके अनुदिश एकक सदिश चाहिए, यानी a - b का ही एकक सदिश पूछा है, तो हम पूरे में का एकक सदिश ऐसे लिख देते हैं। तो सदिश बटे सदिश का मापांक, सदिश है आपका i - j + k और बटे में मापांक आएगा √ x के कोफिशिएंट का वर्ग, सॉरी i के गुणांक का वर्ग और j के गुणांक का वर्ग और k के गुणांक का वर्ग, सब एक एक हैं, तो ये √3 आएगा। तो i - j + k √3 इस तरह हो जाएगा। ये कंपोनेंट हैं लंबवत वाले 90 अंश पर जो लिए जाते हैं। देखिए ये a है तो फिर ये वाला होता है a cos α और ये होता है a sin α। कोण के साथ वाला cos में आता है और ये sin में आता है। ये भी आपका क्यूब से कोऑर्डिनेट समझाए गए हैं, x y z एक्सिस, तीनों एक्सिसों की बात हो रही है। तो चलिए इसमें मैं भी थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। ये मान लीजिए x अक्ष है, ये y है और ये z है। तो ये होते हैं 3 लंबवत अक्ष हैं, ठीक है। 3D की बात है, 3 लंबवत अक्ष हैं x y z मैंने यहाँ बनाई हैं। और ये मूल बिंदु है, ओरिजिन, ठीक है। तो ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया और ये z हो गया। इसका यूनिट वेक्टर हमेशा लिया जाता है i, इसका लिया जाता है j और इसका लिया जाता है k। और ये जो तीनों i, j, k दिख रहे हैं, इन सब का मैग्नीट्यूड होता है 1। ये कहलाते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, लंबकोणीय एकक सदिश। इन सब का मैग्नीट्यूड 1 होता है और आपस में इनके बीच का कोण कितना होता है 90। i, j, k, इन्हें कहा जाता है लंबकोणीय एकक सदिश। लंबकोणीय एकक सदिश। और इनका डॉट हम निकालेंगे, अगर i.j जैसे निकालना चाहते हैं तो हम a.b के हिसाब से भी तोड़ेंगे, तो आएगा mod a mod b cos 90, और cos 90 सबको 0 कर देगा, तो इस तरह 0 मिल जाएगा ये। और क्रॉस प्रोडक्ट में k मिलता है, उसकी बात आगे होगी। और द्विकोज्या की बात तब करते हैं जब कोई एक्सेस, तीनों एक्सेस की बात हो रही हो और तीनों अक्षों से किसी वेक्टर का कोण दिया हो या पूछा हो। तो मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ अलग से। देखिए इन्होंने जिस तरह लिया है मैं वैसे ही ले लेता हूँ। अल्फा, बीटा, गामा और वेक्टर ए लिया है, ठीक है। देखिए ये वेक्टर, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई है और ये जेड है। एक वेक्टर ए लिया है जो एक्स अक्ष से अल्फा, वाई से बीटा और जेड से गामा कोण बना रहा है। और ये ओ है। अगर हम ओ ए वेक्टर लिखना चाहें, इसको कैपिटल ए मान लेंगे इस पॉइंट को, तो ओ ए वेक्टर होगा वेक्टर ए। और अगर हम इसके कोऑर्डिनेट भी पता हो जनरल, इन जनरल,
तो ए को हम लिख सकते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट पता हो A1, A2, A3, तो ये हो जाएगा A1 i कैप, A2 j कैप और A3 k कैप। यानी द्विकोज्याएं जो डायरेक्शन कोसाइंस होती हैं वो किसी सदिश की होती हैं, और हमेशा किसी भी सदिश की 3 डीसीज होती हैं, 3 द्विकोज्याएं होती हैं। तो एक अक्ष से फिर हम तीनों को निकालते हैं। तो इसकी बात हम तब करते हैं जब कोई एक वेक्टर दिया हो, तो हमने यहाँ माना वेक्टर हमें जो दिया है वो ए है, और इसी की द्विकोज्याएं हमें फाइंड करना है, और इसी की वैल्यू, इसी तरह क्वेश्चन बनेंगे इस पर। तो मान लिया कि एक्स अक्ष से ए वेक्टर अल्फा, वाई से बीटा और इससे गामा कोण बनाता है। तो मैं एक फिगर अलग से बना लेता हूँ, ये जेड हो गया। मान लीजिए ये है ए, वो ए वेक्टर बराबर है ये ए, ठीक। अब इसका कोण अल्फा है और इसका बीटा है और जेड से गामा है। तो हम अल्फा भर पर कंसंट्रेट करते हैं। ए की कोऑर्डिनेट मान लिए A1, A2, A3। अब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे यहाँ से, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी A1, और ये लेंथ जो होगी वो ए वेक्टर के परिमाण के बराबर होगी, ये वेक्टर ए का मॉड। तो मैं यहाँ से कंपोनेंट के हिसाब से कॉस अल्फा अगर लगाऊँ इस त्रिभुज में, तो आधार है A1 और कर्ण आएगा वेक्टर ए का मॉड। तो यहाँ से कॉस अल्फा आएगा, इसी तरह कॉस बीटा आएगा A2 बटे वेक्टर ए का मॉड, और कॉस गामा आएगा A3 बटे वेक्टर ए का मॉड। तो तीनों वैल्यू निकल आएंगी और 3 द्विकोज्याएं होंगी। अगर हम इनको वर्क करके जोड़ें तो उसकी वैल्यू 1 आती है। ये वेक्टर ए है हमने माना था, तो वेक्टर ए का मॉड क्या होगा यहाँ से, √A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर और A3 स्क्वायर ये होगा। तो 3 द्विकोज्याएं होती हैं, अगर मैं इनका वर्क करके जोड़ दूं, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, तो इनका स्क्वायर होके ऐड होगा। तो ऐड करने पे ये मिलेगा हमें A1 स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, A2 स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर एलसीएम है, यहाँ आएगा A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर, तो ये एक आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू। अब नेक्स्ट टर्न पे होगा अगला।